हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज हमारे स्टूडियो में है आशीष कुमार गुप्ता। ये बिलोंग करते हैं गंगापुर सिटी राजस्थान से और इन्होंने बीटेक अपना कंप्लीट किया था जेईसीआरसी कॉलेज से, जयपुर से। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक गेट के अंदर 299 स्कोर किया है, जो कि प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक सपने की तरह होता है। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस रैंक को हासिल करने के लिए। बाकी अगर बात की जाए, नॉर्मली अगर बात की जाए, टॉप रैंक्स के अंदर आपको आईआईटियंस या गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स काफ़ी जो है नज़र आते हैं। जयपुर, अगर बात की जाए जयपुर प्राइवेट कॉलेजेस की, तो उसके अंदर ये बेस्ट रैंक है जो इन्होंने स्कोर की है। तो आइए जानते हैं इनसे कि एवरेज स्टूडेंट के लिए या एवरेज रेटिंग कॉलेज से अगर आपने बीटेक किया है तो किस तरीके से आप ये जो है मुकाम हासिल कर सकते हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, एवरेज कॉलेज कॉलेज मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से हैं तो एग्ज़ाम निकाल नहीं सकते हैं। कंसिस्टेंसी रखोगे तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। गेट एंड ईएससी बड़े एग्ज़ाम है माना, लेकिन हो सकता है कोई जल्दी निकाल ले, कोई लेट निकाल ले, लेकिन अगर आप करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप निकाल सकते अगर आपने मन में ठान ली है हैं। तो मन में आप ठान उसको ली। करके ही छोड़ोगे। ठीक है, तो किस तरीके का आपका ये जर्नी रहा उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, ये मेरा गेट का तीसरा अटैम्प्ट है। ओके। पहला अटैम्प्ट था, उसमें मेरी 4600 रैंक लगी थी। दूसरा ओके। अटैम्प्ट था, उसमें मेरी 705 रैंक लगी थी। एंड ये थर्ड अटैम्प्ट था इसमें मेरा। तो आपने लगातार अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो वैसा ही इम्प्रूवमेंट हर कोई बच्चा अपनी परफॉर्मेंस में करना चाहता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, तो बच्चा जो है डीमोटिवेट हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई। यस सर, ये चीज़ें होती है। ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर रखोगे तो वो अप एंड डाउन्स आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आपका टारगेट है कि गेट ईएस मेरे को निकालना है। तो जब तक मेरे वो एग्जाम्स निकल नहीं जाएंगे तब तक रुकना नहीं है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अप एंड डाउन सबके साथ आते हैं, लेकिन ये चीज़ जब जैसे ही याद आती है तो फिर वो अपने आप पढ़ने का मन करता है। पढ़ने का मन कर जाता है। ठीक है, तो देखो छोटे मोटे अप एंड डाउन्स तो हर किसी के साथ में मिलते हैं, लेकिन यदि आपने फोकस किया हुआ है कि आपने आपका टारगेट आपको बिल्कुल क्लियर है कि मुझे जो है ये टारगेट अचीव करना है, तो जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक आप लगातार जो है मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मोड़ दिया, किस तरीके से आपने इम्प्रूवमेंट किया, आपने कुछ विशेष सब्जेक्ट्स पर फोकस किया या फिर आपने ओवरऑल पूरा का पूरा जो है कोर्स अच्छे से कवर किया? नहीं सर, मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया था। जो ईएससी का सिलेबस है मैंने उसको पर्टिकुलरली फॉलो करता था, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे आप और अदर एग्जाम्स की बात करें, एसएससी है, इवन गेट भी ईएस के सिलेबस में सब कुछ कवर हो जाता है। ये सारे एग्जाम्स उसके सबसेट है। तो मैंने उस सिलेबस को फॉलो किया था और अपने नोट्स कंप्लीटली पढ़ता था। मैं नोट्स को पूरा रेफर करता था अपना, और कोई भी चीज़ मुझे अलग से मिलती थी तो मैं उसको ऐड ऑन कर लेता था। ठीक है। और उस हिसाब से मैंने देखो, पढ़ने का सही तरीका भी ये होता है, मैं तो बच्चों से ये बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नजर आए या नया क्वेश्चन नजर आए, तो आपको इस तरीके से देखो कि जैसे अगर बात की जाए एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस, ठीक है, तो हार्डनेस का क्वेश्चन जो है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, आपकी पूरी नॉलेज है, ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन उसके कर लिए, फिर भी कोई नया क्वेश्चन कुछ नए तरीके से फ्रेम होकर के यदि आता है और बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ परेशानी चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी चल रही है। तो उस परेशानी को अगर आप दूर करते जाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो अगर ये अप्रोच आपकी रहती है तो आप डेफिनेटली जो है काफ़ी अच्छा जो है गेट के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर आप कर सकते हैं। गेट ने एसएससी में किस तरीके से हेल्प की है आपकी? देखिए, एसएससी एसएससी का एग्जाम दिया था आपने? एसएससी का एग्ज़ाम दिया था। एसएससी में मुझे बीआरओ डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो मेरा एसएससी का पहला ही अटैम्प्ट था। ओके। लेकिन क्या है कि मेरा पहला अटैम्प्ट में एसएससी निकल गया। उसका रीज़न था कि मेरी गेट की प्रिपरेशन, अगर मैंने शुरू से एसएससी पे फोकस कर रखा होता तो शायद मेरा, क्योंकि मैंने कॉलेज से 2 महीने बाद निकल के पेपर दिया था, तो इतनी टाइम मिला नहीं था। तो वो गेट की प्रिपरेशन थी जिसकी वजह से मेरा एसएससी में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। क्योंकि एसएससी के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है कि जो गेट में कवर नहीं होता है। हाँ, कुछ नॉन टेक वाला पोर्शन प्रीलिम्स में आता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स वगैरह वहाँ पर ज़्यादा कुछ पूछे facts जाते आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गेट की बात की जाए तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल पूरा पेपर रहता है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन एसएससी के अंदर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को जो है बेस्ट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ये जानना चाहेंगे, एवरेज स्टूडेंट ये जानना चाहेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से लगातार करें और लगातार कंटिन्यूसली आपको जो है इम्प्रूवमेंट मिलते रहें। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने पहले नोट्स पढ़े, आपने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट की। ठीक है, किस तरीके से आपने फॉलो किया अपना रूटीन, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर, मैं एक्चुअली नोट्स पढ़ने के बाद में अपने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स लगाता था। तो प्रीवियस ईयर में मैं सबसे पहली प्रेफरेंस रखता था गेट के प्रीवियस ईयर को। गेट के प्रीवियस ईयर लगाने थे, उसके बाद ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाता था, और मैं कन्वेंशनल के क्वेश्चंस भी लगाता था।
जो ईएससी कन्वेंशनल के क्वेश्चन, क्योंकि जैसे गेट एक्यूरेसी मांगता है, गेट एग्जाम पूरा एक्यूरेसी का है, मतलब एक्यूरेसी, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ गलती कर दी। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का एक ही तरीका है कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाना। ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चंस एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। और किसी कन्वेंशनल क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप जो है वहाँ से 4-5 क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हाँ ये इसका छोटा सा पार्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो वो डिफरेंट एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन आपने जब स्टार्ट की थी तो वहाँ से लेकर के जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं आपके, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो कौन सी चीज़ थी जिसने इम्प्रूवमेंट दिया? सर वही चीज़ है, मुझे अब भी याद है कि मैंने पहला टेस्ट दिया था, मेरे 12 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, ठीक है। तो रजिस्टर का पहला टेस्ट आपने दिया? पहला टेस्ट था मेरा, मेरे 12 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। हाँ, तो मैंने जब आपको दिखाया था तो मुझे अब भी याद है, आपने बोला था कि ठीक है 12 मार्क्स आए, तो ये हो सकता है 90 मार्क्स भी हो जाए, बस तुम्हें एक एक मार्क्स भी पढ़ाओगे तो भी 90 तक पहुंच जाओगे। तो मेरे पास में जो भी बच्चे आते हैं स्टार्टिंग दौर में, अगर बात की जाए कि पहला सब्जेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, जितनी भी रैंक्स थी पहले, तो उनमें ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चे स्टार्टिंग में बहुत लो स्कोर करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से मैं उनको बूस्ट करता हूँ कि भाई अपनी गलतियों को पहचानो। कौन सा ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जा चुका है लेकिन फिर भी आपने उसको करेक्टली सॉल्व नहीं किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके पास में है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर चुके हो, लेकिन फिर भी वो कौन सी ऐसी कमी थी जिस वजह से आपने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया या अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस कमियों को खुद को ढूंढना पड़ेगा। पक्की बात है, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने जैसे हार्डनेस का आपको दिया, 50-60 क्वेश्चन आप कर चुके हो, मोर देन इनफ है। एक सिंगल टॉपिक से अगर आपने 50-60 क्वेश्चन कर लिए और एक नया क्वेश्चन बना करके अगर मैंने डाल दिया और वो आपका टेस्ट में यदि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी कमियों को खुद तलाश करना पड़ेगा। क्योंकि गेट का पेपर अगर देखा जाए तो गेट का केस स्टडीज बेस्ड पेपर होता है, जहां पर आपको पहचानना होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन को एनालाइज करना होता है, और उसके बाद में फिर आपको सोचना होता है कि हाँ इसके अंदर एग्जैक्टली एक एक वर्ड पर क्वेश्चन चलता है, तो वो वर्ड आपने कैच किया, उसके बाद में आपने उसकी सॉल्यूशन की तरफ आप गए। बच्चे अगर सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड यदि अप्रोच रखते हैं तो वो 30-40 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको 70-80-90 मार्क्स यदि आपको स्कोर करना है तो आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखनी ही पड़ेगी गेट जैसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मतलब एवरेज बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंप्रूवमेंट कर सके? जैसे आपने किया 10-12 मार्क्स से आपने रजिस्टर के टेस्ट में ही आप काफ़ी अच्छा भी स्कोर करते थे, लास्ट में जाते हुए 75-80-85 मार्क्स आपने स्कोर करना शुरू कर दिया था, तो बच्चे भी उसी तरीके से वो कर पाए, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर बच्चे जनरली, जैसे सबसे एक चीज़ तो मैंने ज़्यादा देखी है बच्चों में कि लोग टेस्ट पेपर को ले जाके बस रख देते हैं, प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते। मैं हर एक क्वेश्चन को दोबारा से करता था सॉल्व। प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा 3 घंटे के पेपर को कम से कम 4 से 5 घंटे मुझे घर पे उसको एनालिसिस करके और उसके सॉल्यूशंस तैयार करता था, ताकि एग्जाम टाइम में मेरे को बस वो पन्ने पलटने होते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी रिवीजन करने में। और यही सेम चीज़ मैंने टेस्ट सीरीज के साथ की। टेस्ट सीरीज में भी मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे या फिर जिसमें भी मुझे ट्रिकी क्वेश्चन लगता था, चाहे वो हो गया हो, तो मैं उसको लिखता जरूर था। तो मेरे पास लास्ट में 2-3 कॉपीज ऐसी बन गई थी, उनको मैं विद इन 1 डे आराम से रिवाइज कर सकता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। तो वो रिवीजन भी बहुत अच्छा कर देती है और वो बहुत इंप्रूवमेंट। देखो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो फरवरी-मार्च के आसपास, मान लो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आप एक एक सब्जेक्ट को 20-25 डेज के अंदर कंप्लीट करते हो, लेकिन जैसे ही आप अक्टूबर-नवंबर के मंथ में जब आप चले जाते हो तो वहाँ तक आपका सिलेबस एक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में अब आपको रिवीजन मोड पर आपको जाना पड़ेगा। रिवीजन तो आप ऑलरेडी भी आपको करना चाहिए ड्यूरिंग द सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है उसके अलावा जो एक प्रीवियस सब्जेक्ट है उसका आप रिवीजन जरूर करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्टार्टिंग में रिवीजन करते हैं, जब आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है, फरवरी-मार्च चल रहा है, अप्रैल-मई चल रहा है और अगले साल फरवरी के अंदर आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपके पास में टाइम बहुत है। तो रिवीजन का जो टाइम है, आप 15 डेज भी एक सब्जेक्ट के रिवीजन के अंदर आप प्रॉपर्ली दे सकते हैं जब आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर रिवीजन करना टाइम टू टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन जब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास की डेट्स में यदि चले जाएँ तो वहाँ पर आपको फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद में आपको फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो फुल टेस्ट को आप बिल्कुल गेट की फील लेकर के अटेम्प्ट करो, ठीक है, कि ये मेरा रियल गेट एग्जाम है और इसके अंदर मुझे ट्रायल नहीं करना कि सिर्फ 25-30 मार्क्स स्कोर करना है, मुझे आज की डेट में अक्टूबर के अंदर ही 40-50 मार्क्स का भी अगर आप टारगेट रखो तो इंप्रूवमेंट आपको 70-80 मार्क्स की तरफ इजीली ले जाता है, ठीक है। फिर जैसे इन्होंने बोला कि आपको ये देखना होता है कि आपने गलती किस जगह पर की है, तो उसके लिए सेल्फ इवैल्यूएशन करना, ना कि पेपर दिया और काम खत्म, कितने मार्क्स आए, वहां से अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं तो आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज जो इन्होंने फॉलो की थी वो थी सेल्फ एनालिसिस। प्रॉपर जो है आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबल हो पाएगा किसी एवरेज
स्टूडेंट्स के लिए गेट के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोर करना और वो ईएससी को भी टारगेट कर सकता है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप कुछ करना चाहते हो उसके फ्यूचर बारे में? अभी तक ईएससी टारगेट हुआ है, क्योंकि अभी तो ईएससी मिला नहीं है, तो आपको ऑलरेडी अभी एसएससी के अंदर भी बीआरओ मिल चुका है, तो हाँ। फिर मतलब आप ईएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू सर, करोगे? मेरी लाइफ का एक ही कॉन्सेप्ट है सर, आप ही से सीखा है हम्म। कि इम्प्रूवमेंट हमेशा होते रहना चाहिए। मतलब चाहे एक ही कदम आगे बढ़े, लेकिन बढ़ना जरूर है, रुकना बढ़ना नहीं है। जरूर है, बढ़ना जरूर है। तो ये तो हमेशा रहेगा, हो सकता है शायद आगे भी चलता ही रहे, मतलब लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मतलब जब तक टारगेट अचीव नहीं हो तो जाता। देखो, इस तरीके का मोटिवेशन और इस तरीके का कॉन्फिडेंस उसी में आ सकता है जिसने अपनी मेहनत के दम पर जो है इस चीज़ को हासिल किया हो। अगर कोई तुक्के में जो है वो रैंक स्कोर कर लेता है, वैसे गेट में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी एग्जाम में तुक्के से यदि पास हो जाता है, ठीक है, उसका दिन सही रहता है, उसने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो उसके क्वेश्चंस फिट बैठ गए, ठीक है, तो वो नहीं सोच सकता कि ये मैं जॉब जो है मैं मेरी परमानेंट जॉब है, फिर उसके बाद में आगे प्रिपरेशन नहीं करनी है। लेकिन अगर किसी में कॉन्फिडेंस है, वो मोटिवेशन है, उसको वो चीज़ पता है कि हाँ मेरे अंदर सारा का सारा नॉलेज अब आ चुका है, ठीक है, मुझे कुछ कुछ चीज़ों को ब्रशअप करके थोड़ा सा और एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाते हुए इन एग्जाम्स को क्रैक करना है, ठीक है, तो वही आपका कॉन्फिडेंस है। और सभी बच्चों के अंदर मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करें। ये मत देखो कि भाई फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है, कई सारे बच्चे 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। कई बार मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि गेट का टारगेट करते हैं, ईएससी का टारगेट करते हैं, उसके बाद में अपना टारगेट जो है डाउन कर देते हैं, ठीक है, वो एसएससी की तरफ जो है प्रिपरेशन करने चले जाते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ सिंपल नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को टारगेट कर लेते हो तो आप खुद की कमियों को देखो कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर आपने एक चीज़ छोड़ करके दूसरी चीज़ पर अगर चले गए हो तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में आप उस चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ की तरफ ना भागो, ठीक है, तो ये आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर आपने अपने दिमाग में किसी चीज़ को बैठा लिया है कि मुझे ये चीज़ लाइफ के अंदर अचीव करनी है, तब तक अचीव नहीं हो जाए जब तक ये मत सोचो कि आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सोचने से आपका काम फिर भी नहीं होगा, ठीक है, रादर देन आपको एफर्ट्स लगाने चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो आप यदि अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के तो हाफ हार्टेडली मत लगाओ, ठीक है, आधे दिल से मत लगाओ, पूरे दिल से लगाओ, पूरे विश्वास के साथ लगाओ, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बस यही मैं आशा करता हूँ, ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आशीष कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए था वो हासिल किया और लगातार ये प्रोग्रेस अभी भी करना चाहते हैं, ठीक है, एसएससी में इनको बीआरओ डिपार्टमेंट मिल चुका है, इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।